Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 7 जुलाई 2026 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा रोजाना ये जो सेशन है मॉर्निंग में 5:30 बजे आपको मिल जाता है, तो मेक श्योर करें सभी लोग जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही एक्यूरेट बेसिस पे हम लोग कवर करते हैं। इस सीरीज को हम लोग एज यूजुअल नथिंग मोर नथिंग लेस के नाम से जानते हैं। ना ही कुछ एक्स्ट्रा फालतू की कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ना ही कोई काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ से छूटने वाली है। जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना मिल जाएगा, कम समय में ज़्यादा आउटपुट आपको मिलने वाला है। आपके पास में टाइम की कमी है, आप करंट अफेयर्स के इस वीडियो को फॉलो करके चल सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ध्यान से रखना। ये पीडीएफ बहुत शानदार है। इस पीडीएफ में हर एक चीज़ों को बहुत बारीकी तरीके से समझाया गया है। इवन फ्यूचर में रिवाइज करने के लिए छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाकर दिए गए, रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस शीट भी मिलती है, वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन सभी के आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं जब ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों फर्स्ट आर्टिकल के साथ। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आर्टिकल जो है ये हमारा जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली प्लेसेस इन न्यूज़ वाले सेक्शन में आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप वेस्टर्न साइड में देखोगे तो एक छोटा सा कंट्री प्रेजेंट है जिसका नाम है माली। अब माली से बहुत सारे देश हैं जो बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। जैसे आपके सामने ऊपर नॉर्थ में दिखेगा अल्जीरिया, ईस्ट में है नाइजीरिया, नीचे बुर्किना फासो, फिर कोट डी आइवोर, गिनिया, सेनेगल, मॉरिशियाना। ये सब कंट्रीज है जो माली के साथ में करेंट समय पर बॉर्डर को शेयर करते हैं। माली की कैपिटल है बमाको। लेकिन क्वेश्चन यह है, अचानक से माली के बारे में बात करने लगे, अचानक से सीधा मैप पे जंप कर लिया। रीजन क्या है सर, क्यों डिस्कस कर रहे हैं माली के बारे में? तो ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का मेजर रीजन जिस वजह से हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक पीआईबी से लिया गया है, तो याद रखिएगा इसमें आपका पीआईबी एज अ सोर्स कवर किया जाता है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर में। तो इंडिया माली दोनों के बीच में एक पहला इनॉग्रल एक फोरम समिट यहां पे रखा गया है। ध्यान में रखिएगा, इंडिया माली के बीच में एक मंच बनाया गया है जिस मंच का मेन पर्पस है कि दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना, व्यापार को एक्सपैंड करना, इन्वेस्टमेंट को एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा बेहतर करना। ये हमारा अल्टीमेट पर्पस है इस इंडिया माली के इस फोरम का। ठीक है, तो ये फोरम का उद्घाटन किया गया है जिस वजह से न्यूज़ में है, जो बेसिकली आने वाले समय पर भारत और माली के व्यापार को बढ़ाने वाला है। इसमें खास बात पता है क्या है, अभी जो हमने एग्जैक्टली मैप में माली को देखा था, इस माली को थोड़ा इंटरनली अच्छे से देखोगे तो अफ्रीका का ऊपर वाला रीजन जो है ये बटा हुआ है। ऊपर सहारा डेजर्ट आपको नीचे ऊपर की साइड में देखने को मिल जाता है, नीचे साहिल वाला रीजन देखने को मिल जाता है। तो माली एक ऐसा कंट्री है जिसका आधा हिस्सा सहारा डेजर्ट से कवर हुआ है और नीचे आधा हिस्सा साहिल रीजन से कवर हुआ है। तो दोनों रीजन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नदी की बात करेंगे तो एक नाइजर नदी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो माली में यहाँ पर बह रही होती है। एक सेनेगल भी है जो बस यहाँ पर नीचे की साइड में प्रेजेंट है, बट नाइजर नदी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए दोस्तों, जो हमने मैप में देखा इसको ज़रा अपना थ्योरेटिकल बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। माली के बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले कोई क्वेश्चन, क्या माली के पास में ये कोई बहुत बड़ा समुद्र का एक्सेस है? नहीं, माली इज़ अ लैंडलॉक कंट्री जहाँ पर चारों तरफ अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो उसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नॉर्थ में अल्जीरिया, ईस्ट में नाइजर एंड बुर्किना फासो, साउथ में कोट डी आइवोर एंड गिनिया एंड वेस्ट में सेनेगल एंड मॉरिशियाना। ये सब कुछ कंट्रीज हम लोगों ने एग्जैक्टली मैप में देख ली है। उसके बाद याद रखिएगा माली सहारा और साहिल रीजन दोनों में आने वाला देश है, दोनों रीजन के अंदर में पर्टिकुलरली बिलोंग करता है। ओके, अब मेजर नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर मेजर नाइजर नदी है, नीचे इसके पास में एक पड़ोसी देश है सेनेगल, तो सेनेगल नदी भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो नाइजर और सेनेगल ये दो मेजर रिवर्स आपको देखने को मिल जाती हैं एग्जैक्टली माली के अंदर में, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है हम्बोरी तोंडो, यानी सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो एग्जैक्टली हाईएस्ट पीक ये देखने को मिलती है। अब क्योंकि ये हमको पता है कि पूरे के पूरे अफ्रीका के अंदर में ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर में मिनरल का भंडार भरा पड़ा है, वैसे ही दोस्तों माली के अंदर में आप देखोगे तो बहुत सारे मेजर मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जब मैं बात करता हूं मेजर मिनरल्स के बारे में, तो जैसे गोल्ड, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज, लिथियम, ये सारे के सारे यहाँ पर मिनरल्स खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखना दो इंपॉर्टेंट रिवर्स, बाउंड्रिंग कंट्रीज एंड थर्ड पॉइंट इज सहारा और साहिल वाला रीजन। दोनों के दोनों रीजन्स के दोनों दोनों रीजन जो है माली वाले कंट्री में आ रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक पेज के अंदर में आपका ये टॉपिक कवर हो गया।
जो भी चीज़ें आप लोगों ने एग्जाम में पूछी जाएंगी माली के बारे में, वो सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है। अब भविष्य में कभी रिवाइज करना हो तो एक झटके में आप यहाँ पर ये 3 से 4 लाइनों के अंदर में पूरे के पूरे टॉपिक को या माली के बारे में रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला आर्टिकल हुआ समाप्त, केवल काम काम की इंफॉर्मेशन मिल गई, कोई अननेसेसरी चीज इसके अंदर में प्रेजेंट नहीं है। चलिए सेकंड आर्टिकल पे जंप करते हैं। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में और अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन जिसका नाम है आकाश तरंग, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन यह है, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल और द हिंदू में भी पब्लिश हुआ है। ध्यान रखना, जो अभी आपका मॉर्निंग में 7:30 बजे वाला क्लास शुरू होगा ना, लाइव क्लास, उसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर कंप्लीट कवर करते हैं। लेकिन द हिंदू के अलावा आपका बचता है इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, गवर्नमेंट सोर्सेज, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। दैट मीन्स आप इस चैनल पे प्रेजेंट है जहाँ पे करंट अफेयर्स को हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करके हर एक सोर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ये टॉपिक आप देखोगे तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रिसेंटली एक अप्रूवल दिया है फॉर द मिलिट्री परचेज वर्थ ₹52,000 करोड़, 52,000 करोड़ रुपए का हथियार खरीदने का यह अप्रूवल मिल चुका है। याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यहां पर दिया गया है, यानी कि सारी बातचीत हो चुकी है। अब बहुत जल्दी आकाश तरंग नाम का जो यह वेपन है खरीदा जाएगा। इसके लिए 52,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता कौन है हथियार खरीदने को लेकर डिसीजन लेने के लिए? हमारे आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए जो वेपन्स को परचेज किया जा रहा है, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही परचेज करता है। तो आइए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो स्पेशली वेपन्स को परचेज करने में सारा का सारा जो मेन डिसीजन का काम है वो यहां पर लिया जा रहा है। आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए कोई वेपन परचेज करना है तो शुरुआत होती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के डिसीजन मेकिंग से। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो मेन चेयरमैन होते हैं वो खुद यहाँ पे दोस्तों देश के डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करंट समय पर राजनाथ सिंह जी यही डिफेंस मिनिस्टर हैं यहाँ पर, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। यही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल देता है कोई भी यहाँ पर इस तरीके से वेपन को परचेज करने के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान के तौर पे। और याद रखिएगा, ये सब कुछ परचेज करने से पहले जो शुरुआत होती है वो AON के जरिए होती है, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी से यहाँ पर एग्जैक्टली शुरुआत होती है। ये बात भी आप लोगों ने जरूर से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगेन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार हम लोगों से स्किप हो जाता है। ठीक है ना, इस बात को समझ गए? तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बारे में पूछ लेगा ये क्या है, तो ये सबसे पहला फॉर्मल अप्रूवल है, यानी सबसे पहला अप्रूवल जो किसी भी हथियार को परचेज करने के जो डिसीजन है इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यानी कि अभी केवल प्रोसेस शुरू हुआ है, खरीदारी की बातचीत नहीं हुई है, शुरुआत एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी से यहां पर हो रही होती है। तो अभी यहां पर ये सारा अप्रूवल किया गया है। स्पेशली 3 वेपन्स को परचेज करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। पहला हम लोग आकाश तरंग को परचेज करेंगे। सेकंड वेपन जो है हमारा वो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। एंड थर्ड वेपन जो है उसका नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको कई बार मैनपेड के नाम से जाना जाता है, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको एक इंसान अपने कंधे पे रख कर इसको दाग सकता है। यानी हवाई अगर हमला करना हो, दुश्मन हमारा आसपास उड़ रहा है किसी पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर में या एयरक्राफ्ट में, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है पास से। अब पहले हमें जानना होगा आकाश तरंग के बारे में। तो आकाश तरंग क्या है? आप देखो नाम से पता चल जाएगा, एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी दुश्मन के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहां पर इस व्हीकल का यूज किया जाता है। इसको स्पेसिफिकली भारत की आर्मी के लिए बनाया गया है और ये सॉफ्ट किल करता है। एक तो होता है भाई दुश्मन का ड्रोन दिखा, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, काम खत्म, उड़ा दो उसको, वो सॉफ्ट किल। वो बेसिकली हार्ड किल है जो सीधा डिस्ट्रॉय कर देना। सॉफ्ट किल ये होता है कि भाई दुश्मन का ड्रोन है, अब ड्रोन की कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है जहां से वो ऑपरेट हो रहा है, दुश्मन उसको कहीं ना किसी कोने से ऑपरेट कर रहा होगा, उसके साथ में कनेक्टेड होगा, कनेक्शंस उसने कर रखे होंगे, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। तो सीधा हमारा सॉफ्ट किल तरीका क्या है कि भाई ये जो आकाश तरंग है ये सीधा उस पर्टिकुलर दुश्मन के ड्रोन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ही डिसरप्ट कर देता है, तोड़ देता है, उसके जीपीएस सिग्नल को जैम कर देता है। तो जो कम्युनिकेशन लिंक बैठा हुआ है, जो ऑपरेटर अपनी टेरिटरी में बैठकर ड्रोन को उड़ा रहा है, हमारा दुश्मन, उनके बीच का हमने लिंक ही तोड़ दिया है इस आकाश तरंग की मदद से। तो एज अ रिजल्ट क्या निकल कर आया कि ये जो ड्रोन है फिर ये किसी काम के होते नहीं, भाई उड़ते रहे कोई फायदा थोड़ी है, इसका कम्युनिकेशन हमने ब्रेक डाउन कर लिया है। फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं किया है, हार्ड किल नहीं किया है, सॉफ्ट किल किया है। तो यह है दोस्तों यहाँ पर आकाश तरंग के बारे में सारा डिस्कशन इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। सेकंड आपका है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब ये क्या है दोस्तों, देखो इसको भी जॉइंटली डेवलप किया है इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज एंड डीआरडीओ ने। तो इजराइल और भारत के डीआरडीओ के बीच का यहां पर एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है।
नाम पता चल रहा है, सरफेस टू एयर मिसाइल, नीचे सतह से आसमान में दागने वाली मिसाइल है, लेकिन मीडियम रेंज की है, कोई ज़्यादा मैसिव रेंज नहीं है। और जैसे बैराक 8 मिसाइल था ना, यूपीएससी ने बैराक के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो बैराक 8 मिसाइल के आधार पर ही हम लोगों ने इस मीडियम रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल को डेवलप किया है। और इस मिसाइल का जो एग्जैक्ट ऑपरेशनल रेंज है वो है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर ये ट्रैवल कर सकता है। अब ये बनाया क्यों किया गया है भाई, दुश्मन का जो मान लो कोई खतरा है, फॉर एग्जाम्पल दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, उसका हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है, मिसाइल है, उसको हमें हवा में डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये मिसाइल बेहतर है, यानी पास में है अगर वो। तो तीसरी चीज़ क्या है, VSHORD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको मैनपैड कहते हैं। ऐसे हमारे जो सोल्जर हैं इसको कंधे पे कैरी कर सकते हैं, और दुश्मन का ड्रोन या कोई हेलीकॉप्टर पास में है तो उसको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इन्हीं तीनों को परचेज किया जा रहा है 52,000 करोड़ रुपए खर्च करके। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की साइट से सारे अप्रूवल मिल चुके हैं। नाउ ये आर्टिकल भी होता है हमारा समाप्त। रिवाइज करना है तो ये छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं। आपसे आकाश तरंग, MRSAM या VSHORD के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने इसके बारे में सेपरेटली एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड आर्टिकल ये बात करता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने देखा होगा हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था। मैं आर्टिकल नहीं लेके आया क्या, इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है भाई ये टॉपिक। चलो फिलहाल मामला क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ न्यूज़ में क्या चल रहा है। न्यूज़ में ये चल रहा है कि हमारी केंद्र सरकार ने एक डायरेक्शन दिया है कि मोबाइल के अंदर में जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में लिंक हो जाता है, इस एप्लीकेशन को रिमूव किया जाए। नहीं तो फिर कई बार लोग प्रैंक के चक्कर में, मजाक करने के चक्कर में, जो ई रिक्शाज हैं दोस्तों मार्केट के अंदर में चल रहे हैं, इनके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को अपने मोबाइल के एप्लीकेशन के लिंक कर कर उस बैटरी सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, जिससे ई रिक्शा बंद हो जाता है प्रैंक के नाम पर। मतलब ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, प्रैंक वायरल भी हो रहा है कि भाई बैटरी रिक्शा को किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फ़ोन से रोक दिया क्योंकि उसे इस एप्लीकेशन के बारे में पता है। ठीक है, तो ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको कंट्रोल करने वाला जो एप्लीकेशन है, इसको रिमूव करने की बात की जा रही है, क्योंकि ई रिक्शास को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लो जैसे ई रिक्शा चल रहा है, तो ई रिक्शा में जो इसकी मेन पावर है वो है इसका बैटरी मैनेजमेंट। इसका जो पूरी बैटरी है, और इसमें कौन सी बैटरी यूज़ होती है, लिथियम बैटरी। ठीक है, इसमें एक स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये देख रहे हैं अलग से सर्किट लगा दिया गया है, और इसमें एक ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी है, जिससे कि बैटरी की एफिशिएंसी को चेक कर सकेगा। ये किसके लिए बनाया गया है, उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के लिए। वो चेक करता रहेगा बैटरी की एफिशिएंसी, बैटरी वेल कनेक्टेड है, किस तरीके से काम कर रही है, हर एक चीज़ को वो देखता रहेगा। लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा, क्योंकि इस बैटरी में जो ये चिप लगाई गई है, इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है। अब ब्लूटूथ के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा इस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पता चला कि भाई फ़ोन में एक ऐप है जिससे सीधा एक किसी ऑटो ई रिक्शा की बैटरी कनेक्ट हो जाती है। तो इसमें बैटरी में ब्लूटूथ निकला हुआ है कनेक्ट, ये मतलब लगातार अपने जो नेटवर्क्स हैं उसको दे रहा है। अब मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड किया, सीधा यहाँ पर एक ई रिक्शा के बैटरी के साथ में ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, और एप्लीकेशन में स्विच कंट्रोल ऑन और ऑफ का ऑप्शन आता है, तो सीधा यहाँ पे ऑफ पे क्लिक किया, बैटरी बंद हो गई, उसके बाद ई रिक्शा रुक जाता है। तो इस सिस्टम को यहाँ पर मतलब ये जो एप्लीकेशंस हैं, इससे रिलेटेड इन एप्लीकेशंस को रिमूव करने की बात की जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हो रहे हैं, जिस वजह से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो करंट समय पर न्यूज़ में कवर किया जा रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कि भाई ये एग्जैक्टली क्या है, ज़रा इसको एक्सप्लेन करो। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो लगातार कंटिन्यूअसली आज के समय पर हमारे बैटरी को मॉनिटर करता है, बैटरी की स्टेट को मैनेज करने का काम करता है। बैटरी की कंडीशंस को आप मॉनिटर कर सकते हैं, बैटरी के हालात क्या है, कितना चल रही है, किस तरीके की कंडीशन है, वो इससे मैनेज किया जा सकता है। इस पर्पस से इसको लगाया गया था। तो ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है आज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। क्यों, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैटरी की सर्विस लाइफ को बढ़ाने के लिए। बैटरी को अच्छी तरीके से मॉनिटर करोगे तो कोई भी खामियां आपको पहले दिखाई देंगी। तो बैटरी का सेफ ऑपरेशनल चलता रहेगा, सही तरीके से सेफ्टी के साथ में चलाते रहेंगे, इस पर्पज से लेकर आया गया। तो जो ऑटोमोटिव सेक्टर है दोस्तों, आज हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर, यही सबसे ज़्यादा इस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। इवन 50% बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का इसी ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके अंदर में ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी दे रखी है, और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देने की वजह से दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मल यूजर्स भी यहाँ पर कनेक्ट करके कई बार इस बैटरी सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। तो इसके रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिमूव करने की बात हुई है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। बाकी आप देख पाओगे, कुछ भी रिवाइज कर रहे हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिविजन पॉइंटर। आपसे एग्जाम में एक चीज़ पूछी जा सकती है
वो क्या है? वो ये पूछ लेगा कि बताओ भाई बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, इसका मेन काम क्या है। तो ये बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर सकता है, बैटरी सेफ्टी को इंश्योर करेगा और बैटरी की जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करके रखने का ये काम करता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी पावर को नहीं बढ़ाता बट इसकी प्रोटेक्शन को लेकर यहां पर ये सब चीजें देखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम बात करने वाले हैं सी बकथॉर्न के बारे में। ये जो ऑरेंज कलर की बेरीज जैसे फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं यही है सी बकथॉर्न। मैंने आपको 2021 में पढ़ाया है, मुझे ये देखते ही एकदम से अचानक से याद आ गया। 2021 में भी सेशंस मैंने किए हुए हैं और वो मैंने आपको पढ़ा रखा है इसके बारे में। 2021 के वीडियोस यहाँ पर इसी चैनल पे अपलोडेड हैं। उस समय पर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो बड़े लेवल पर सी बकथॉर्न को ग्रो करेंगे। समझ रहे हैं? अब देखते ही अचानक से याद आ गया, थंबनेल वगैरह लगा पाए तो तब की बात हो रही है। तो हुआ कि एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश में जो सी बकथॉर्न ग्रो करने की बात हो रही थी, अब उनकी ग्रोथ बढ़िया हो गई है। तो हिमाचल में जो स्पीति नाम की जगह है, यहाँ पे जो सी बकथॉर्न ग्रो करे गए उनको जीआई टैग दे दिया गया है भाई। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है, यानी कि जोग्राफिकली यूनिक तरीके से यहीं पर इनको ग्रो किया गया है। तो आइए हम लोग सी बकथॉर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बकथॉर्न को आज हम अपने देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको कई बार वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश, गोल्डन माइन ऐसा भी कह दिया जाता है कि भाई कोल्ड डेजर्ट का गोल्डन बुश है या कोल्ड डेजर्ट का गोल्डन माइन है। तो इसको इस तरीके से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सी बकथॉर्न दिखता कैसे है वो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया। इसका साइंटिफिक नेम है हिपोफाई रेमोइड्स। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, नेचुरल तौर पे जो सी बकथॉर्न है ये हमारे यूरोप में और एशिया में मिलता है, स्पेशली ठंडे रीजन में। हिमाचल प्रदेश भी ठंडा रीजन है जहां पर इसको ग्रो किया गया है। अब इंडिया में देखोगे जो सी बकथॉर्न्स हैं मेनली अबव द ट्री लाइन ग्रो करते हैं हिमालयन रीजन में, यानी कि कई बार बहुत बहुत ऊंचाई पर इनको ग्रो किया जाता है। इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इनका पेड़ भी बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा ग्रो करता है। लेकिन मेनली कहाँ पे मिलता है ये कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर में, जो हमारा लद्दाख वाला रीजन हो गया, स्पीति वाला रीजन हो गया, तो कोल्ड डेजर्ट्स में ज़्यादातर ये ग्रो करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा छोटे स्मॉल ऑरेंज और येलो कलर की यहाँ पर कलरफुल बैरीज हमको नजर आती हैं, कुछ इस प्रकार से जो ये बैरीज हमको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और इन बेरी का टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा खट्टा सा टेस्ट होता है। इनमें विटामिन बहुत सारे हैं, स्पेशली विटामिन सी। अब खट्टा है तो भाई विटामिन सी प्रेजेंट है, जैसे हमारा नींबू हो गया एक एग्जाम्पल। यूनिक फीचर यह है कि जो ये बैरीज हैं ये हमेशा मतलब पूरे विंटर्स के टाइम पर अपने पेड़ से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, और ठंडे रीजन में ज़्यादातर ये ग्रो करती हैं। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। -43 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए अगर इनको बेहतर तरीके से ग्रो करना है। सॉल्ट टॉलरेंट है, यानी कि अगर खारापन भी है उस पर्टिकुलर रीजन में तो उसको भी ये आराम से झेल सकते हैं। इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर चीज़ें चाहिए होती है, स्पेशली फॉर द ग्रोथ ऑफ सी बकथॉर्न, जिसके बारे में हम डिस्कशन अभी के समय पर कर रहे हैं। इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सटेंसिव बेसिस पे ग्रो करती हैं। और अच्छा, एक बात खास बात है इसको याद रखने वाला कि भाई सी बकथॉर्न का जो प्लांट है इसके अंदर में एक क्षमता है और वो क्षमता कहलाती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता। यानी एटमॉस्फेयर के अंदर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अच्छी तरीके से फिक्स करके प्लांट की ग्रोथ के अंदर में ये बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हेल्प करता है। यही यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कहलाता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ के नेम दिए हुए हैं और पूछ लिया है बताओ इनमें से कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है, सी बकथॉर्न के बारे में पता चल चुका है। कुछ भी रिवाइज करना है यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स, सारे के सारे रिविजन पॉइंटर्स पर्टिकुलर सेक्शन में दिए गए हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं कैस्पियन कोबरा के बारे में, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपको मिलेगा डाउन टू अर्थ वाले आर्टिकल में। देखो कैस्पियन कोबरा नाम से पता चल रहा है कैस्पियन सी के आसपास मिलता होगा। अब सर ये कैस्पियन सी हमारे ऊपर वाले हिस्से सेंट्रल एशिया वाले रीजन में है। सेंट्रल एशिया वाला रीजन जहाँ पे 5 कंट्रीज है सेंट्रल एशिया की, है ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब कंट्रीज हमको देखने को मिल जाती हैं। वहीं पर कैस्पियन सी प्रेजेंट है, वहीं आसपास ये कोबरा पाया जाता है, कैस्पियन कोबरा। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का सी बकथॉर्न पढ़ रहे थे, हाथों हाथ ये भी पढ़ लो कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये सांप देखने को मिला है। कैस्पियन कोबरा फर्स्ट टाइम स्पॉट करा गया है। वैसे तो इंडिया में मिलता नहीं है लेकिन रेयरली दिखाई दिया, तो एग्जाम में प्रश्न बनने के चांसेस हैं। इस बार कुछ ऐसा ही यहाँ पर क्वेश्चन पर पूछ लिया था, भाई रशिया से एक बर्ड उड़कर आई थी, इंडिया में वो दिखाई दी थी, फर्स्ट टाइम स्पॉट करी गई थी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, इसी बेसिस पे इस आर्टिकल को मैंने ले लिया है। तो कैस्पियन कोबरा जो है ये हाईली वेनोमस स्नेक है। अब कोबरा है तो भाई इसमें जहर बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
एलिपेडे फैमिली से बिलोंग करता है, मोस्ट वेनोमस कोबरा है इन द वर्ल्ड, सबसे जहरीला सांप माना जाता है पूरे दुनिया में। इसका साइंटिफिक नेम है नाजोक्सियाना। अब क्योंकि कैस्पियन कोबरा है तो इसको हम लोग सेंट्रल एशियन कोबरा, लैडल स्नेक, ऑक्सस कोबरा, रशियन कोबरा के नाम से भी जानता है, क्योंकि ये ऊपर नॉर्दर्न वाले रीजन या सेंट्रल एशियन वाले रीजन से बिलोंग करता है। जब मैं सेंट्रल एशियन रीजन की बात करता हूं, दैट मीन्स तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, फेरगाना वैली, अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, पाकिस्तान और भारत में हिमाचल प्रदेश में भी ये देखने को मिला है। तो कुछ ये स्पेसिफिक चीज़ें या जो जगह हैं वो याद रखेगा, स्पेशली सेंट्रल एशिया वाले रीजन्स। आईयूसीएन में बात करेंगे तो नियर थ्रेटेड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि ये जो कैस्पियन कोबरा है ये काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, तो इसको आज के समय पर एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो उसका आईयूसीएन स्टेटस एज इट इज़ रट लीजिएगा, क्योंकि आईयूसीएन स्टेटस रटने का ही होता है। तो खतरे के पास में है। इंडिया में फर्स्ट टाइम में आप पहली बार स्पॉट करा गया हिमाचल प्रदेश में, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। भारत में पहली बार देखने को मिला, खतरे में है, सेंट्रल एशिया में मिलता है, कैस्पियन सी से रिलेटेड है, इसलिए इसको कैस्पियन कोबरा कहते हैं। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे बात करता है माचा टी के बारे में। अब ये आपने जो चाय है वो तो देखी होगी, लेकिन हरी चाय ग्रीन टी की जब हम लोग बात करते हैं, और ग्रीन टी में भी स्पेसिफिकली जो यहाँ पर ग्रीन टी मार्केट में आती है वो वाली ग्रीन टी नहीं है, ये माचा है। अब असम चाय की पत्ती के लिए जाना जाता है भाई, बहुत सारा टी का प्रोडक्शन होता है असम में। तो असम ने देश का पहला कमर्शियली माचा टी को प्रोड्यूस कर लिया है। यानी अब मार्केट में वैसे माचा टी जापान और चाइना की बहुत पॉपुलर है, बिकती है, बहुत महंगी होती है, कॉस्टली होती है, आपको मिल जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अगर माचा टी को कंज्यूम करना चाहोगे तो। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, कमर्शियली हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो असम ने शुरुआत कर दी है, देश का पहला माचा टी को कमर्शियली प्रोड्यूस कर लिया है। दैट इज वाई एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ना है बहुत अच्छे से कि माचा टी है क्या, इंडिया में यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है, कैसे ग्रो करते हैं, इसकी कुछ स्पेशल खासियत। आइए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे यहाँ पर ही दिखाई देगी, कई बार आपने एनीमे वगैरह कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, ज़्यादा जापान के कार्टून्स मतलब वहीं पे ज़्यादातर बन रहे होते हैं या लिखे हुए होते हैं, तो उसमें यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऐसे कई बार जो चाय की तौर पर यूज़ किया जाता है वो माचा है, माचा टी, ये ग्रीन कलर की है। और ये ग्रीन टी है बेसिकली, एक तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उससे ही पानी में पहले फेंट कर फिर ऐसे यहाँ पर धीरे धीरे करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो असम ने देश का पहला कमर्शियली माचा टी को प्रोड्यूस कर लिया है, जो पुराने कन्वेंशनल टी से एक नया शिफ्ट दिखाना चाह रहा है कि भाई नया बदलाव हो रहा है। तो माचा टी के बारे में दो तीन बातें हैं मेरे दोस्त। फाइनली ग्राउंडेड ग्रीन टी है, यानी ग्रीन टी का ही एक पाउडर है जिसको सही तरीके से ग्राइंड किया गया है, पाउडर फॉर्म में इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। ये माचा टी बेसिकली चाइना और जापान के कल्चरल एक्सचेंज से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, चाइना जापान से शुरुआत होती है, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशली चाय की शुरुआती चाइना से होती है। अब ये जो हरी चाय है ये भी यहाँ पर चाइना से ही बन रही होती है। अब ये प्रैक्टिस जो है ये जापान में बाद में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो जैन बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, है ना। और ये माचा टी आज जो है प्रेजेंट फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी है। जापान के अंदर में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार की टी का कंजम्पशन किया जाता है। अब माचा टी के अंदर में जो टी प्लांट्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा, जो ये चाय की पत्ती के प्लांट्स हैं ये खास जगह पे ग्रो करते हैं। आप खेतों में मान लो ये हरी चाय की पत्ती के प्लांट लगा रहे हो, तो उसको सही तरीके से छांव देनी होगी। तो छांव देने के लिए, शैडो देने के लिए इसको बड़े बड़े पेड़ों से घेरा जाता है, यानी 90% सनलाइट ब्लॉक करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। यानी कि जैसे मान लो अब या चाय के पत्ती की कटाई होने वाली है, तो कटाई होने से 3 से 4 सप्ताह पहले 90% सनलाइट को ब्लॉक करना पड़ता है फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ दिस ग्रीन टी। इससे क्या होता है, सनलाइट कम होने की वजह से इसमें क्लोरोफिल इंक्रीज होता है, अमीनो एसिड का कंटेंट इंक्रीज होता है इन पत्तों के अंदर में, पत्ते थोड़े से लाइट ग्रीन कलर के दिखाई देने लगते हैं, इसका फ्लेवर बढ़ जाता है छांव में रहने की वजह से। और फिर उसके बाद में इसकी कटाई होती है, कटाई होने के बाद में इन पत्तों को स्टीम किया जाएगा, ठीक है, थोड़ा भाप दी जाएगी, इसको सुखाया जाएगा, डी स्टीम किया जाएगा, प्रोसेसिंग के बाद में यहाँ पर इससे टेंका बनाया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे करके पीस कर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके वो माचा कहलाता है। फिर रेगुलर जैसे हम लोग ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं ना, कि भाई लीव्स को यहाँ पर एक गर्म पानी में डाल दो और उसके बाद यहाँ पर पी लो, और वो उसकी एक पैकेट आती है, ठीक है, उसको सही तरीके से डालो और उसके बाद में रिमूव कर दो। माचा टी में अलग कॉन्सेप्ट है। माचा टी में जो पाउडर है ये इन्हीं पत्तियों से बना हुआ है, इसको पानी के अंदर में पहले फेंटना पड़ता है, फेंटने के बाद में यहाँ पर इसमें कुछ अलग से मिलाना चाहो, इसको कोई मीठा डालना पसंद करता है तो वो मीठा ऐड कर सकता है, दूध ऐड कर सकता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे यूज़ कर सकता है। बाकी यहाँ पर वो अपनी अपने डिज़ायर के हिसाब से जैसे यूज़ करना है वैसे कर लो। तो पानी में फेंट कर डायरेक्टली पिया जाता है।
अब अच्छी चीज़ ये है कि ये जो माचा टी है, ये हायर एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करवाती है, ज़्यादा अमीनो एसिड्स देती है और हायर नेचुरल कैफ़ीन भी प्रोवाइड करवाती है, जो एकदम से आपके दिन की शुरुआत करेगा बेटर तरीके से, एकदम से किक स्टार्ट प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि कैफ़ीन है भाई, दिमाग को अचानक से एक झटका देता है, मतलब जगाने की कोशिश करता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी चीज़ है उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस माचा टी। आपसे पूछ सकता है भारत का पहला कमर्शियली माचा टी कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, तो असम इज़ द राइट आंसर। अब जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस किया उसके आधार पे मैं आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं एक-एक करके। सभी लोगों ने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कल बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए पहले मैं क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा अरेंज कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, आंसर लिखिए। क्वेश्चन 1, विद रेफरेंस टू माली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माली को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है कि माली एक लैंडलॉक कंट्री है जो वेस्ट अफ्रीका में प्रेजेंट है। सेकंड, माली से अल्जीरिया एक बॉर्डर को शेयर करता है नदर्न साइड से। थर्ड, जाम्बेजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो माली की सबसे इंपॉर्टेंट नदी या मेजर नदी के तौर पे कंसीडर की जाती है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द करेंट फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द वेपन सिस्टम विद इट्स फीचर। कुछ वेपन्स के नाम दिए गए हैं और हथियारों के कुछ फीचर्स ऐड करे गए, बताना है कि भाई कौन सा वेपन सिस्टम अपने फीचर से करेक्टली मैच होता हुआ नजर आता है। आकाश तरंग, क्या ये फिजिकली दुश्मन के ड्रोन को डिस्ट्रॉय करता है मिसाइल का इस्तेमाल करके। MRASM, क्या ये इंडिजीनियसली डेवलप मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। या VSHORED, क्या ये बैराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर रेडी किया हुआ 70 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम है। या आकाश तरंग, क्या ये सॉफ्ट किल का इस्तेमाल करता है GPS या GNSS को जैम करके, यानी कि दुश्मन का ड्रोन है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़कर क्या ये सॉफ्ट किल करता है। तो बताएं चारों में से कौन सा करेक्टली वेपन सिस्टम है जो करेक्ट अपने फीचर के साथ में मैच होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट करेक्ट। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यह बताना है। सबसे पहला कि भाई ये जो है ना, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, यानी कि कौन सा सही नहीं है यह बताना है। पहला, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है यह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है ताकि बैटरी के ऊपर में हम अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। सेकंड, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ी यूज़र है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की, इवन 50% मार्केट शेयर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होता है। थर्ड, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है इंजन पावर को बढ़ाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंजन पावर को बढ़ा देता है। फोर्थ, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का मेन पर्पस है जो परफॉर्मेंस वेरिएशंस होते हैं इंडिविजुअल बैटरी सेल्स के अंदर में, ये परफॉर्मेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो बताएं यहाँ पर दोस्तों कि एग्जैक्टली इनमें से मतलब परफॉर्मेंस वेरिएशंस, परफॉर्मेंस को लेकर जो यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं खासकर इन सेल्स के अंदर, बैटरी सेल्स के अंदर में, उसको ये कम करता है, यानी कि बैटरी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर में काम करता है। तो बताएं चारों में से कौन सा एग्जैक्टली स्टेटमेंट है जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रति करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है विद रेफरेंस टू कैस्पियन कोबरा। कैस्पियन कोबरा को लेकर आपके सामने यहां पर ये एग्जैक्टली प्रेजेंट है, दो स्टेटमेंट बताएं कौन सा सही है। पहला, क्या कैस्पियन कोबरा नेटिव स्पीशी है टू द सेंट्रल एशिया, के सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। सेकंड, क्या इसको IUCN में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया है, तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या फिर नीदर 1 नर 2। पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर दोनों के दोनों गलत हैं। चलो फटाफट जल्दी से इसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। इसी के साथ में करते हैं आज का सेशन समाप्त। छोटे समय में ज़्यादा आउटपुट, अगेन वही चीज़, मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है उसको जरूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं कल फिर से मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।